हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के इस और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिसिप्लिन एक्टिव रोल ऑफ टीचर पार्ट 1 की मैंने पिछले वीडियो में बात की थी दोस्तों। इसमें हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पिछले 15 पॉइंट मैंने वीडियो में जो बताए हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुने तो प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि एज ए टीचर जब डिसिप्लिन क्लास में क्रिएट करना हो, इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो, तो बच्चों के साथ क्लास में डील कर रहे हो, तो आपको कैसे वहाँ पर डिसिप्लिन क्रिएट करना है, क्लास में रह कर के कैसे डिसिप्लिन को मजबूत बनाना है, उसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचर की क्या है उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो इसका आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो, मुझे मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं मेरी वीडियो पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिख करके कि मैंने जो आपको डिलीवर किया है कैसा किया है और मुझे क्या और अच्छा करना होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सीरीज़ का पार्ट 2 है, डिसिप्लिन एक्टिव रोल ऑफ टीचर। तो 2 में पिछले 15 पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं, तो अब हम 16वें पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 16वें पॉइंट की बात करते हुए मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो 15वां पॉइंट है वो कैसे मैंने रिलेट किया था, वो आपको दोबारा से थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए क्वेश्चन पूछने में, आहिस्ता ध्यान से पूछना चाहिए। ये मेरा 15वां पॉइंट था। अब 16 पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमको एक प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी होगी क्वेश्चन पूछने के लिए। वो लैंग्वेज, प्रिसाइज लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज तो जब क्वेश्चन पूछना है तो उसी लैंग्वेज में पूछेंगे जिस लैंग्वेज हम टीच कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश में टीच कर रहे हैं, मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी है, और अगर हम कोई भी और कन्नड़, मलयालम, गुजराती कोई भी भाषा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ही पूछेंगे। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि प्रिसाइज लैंग्वेज क्या होती है कि बच्चा उसको सुनने के लिए तैयार हो, उस ढंग से आपने उस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछना है। सुनने के लिए कैसे तैयार हो? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो बच्चे को कि जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है इसमें इस पर्सनैलिटी का जन्म कहाँ हुआ है। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बच्चों, इस जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है इसमें जो स्टोरी आई है जिस पर्सनैलिटी की, अरे भाई उसका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो देखिए कैसे आंसर आते हैं। मीन्स टू से एक प्रिसाइज लैंग्वेज मीन्स कि आपने पूछा तो वही क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज को इतना मीठा बना दिया, इस प्रिसाइज ढंग से आपने पूछा कि बच्चा नेचुरली उसका आंसर देगा। तो 17वें की बात कर लेते हैं। 17वें की बात ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये ध्यान से सुनिए कि आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आ गया। आपको ये भी पता है कि क्लास में कौन से बच्चे ज़्यादा वीक होते हैं। तो जो वीक बच्चे हैं, जो आंसर आया है, आपने ज़ोर ज़ोर से उस आंसर को कम से कम 5 से 7 बार रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि जिन बच्चों को, जो वीक बच्चे हैं, जो ज़्यादा कैप्चर जल्दी नहीं कर पाते हैं, जिनका इंटेलिजेंस लेवल दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, जो ज़्यादा जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते आपकी बात को, तो देखिएगा अगर आप 5-7 बार उस आंसर को रिपीट करेंगे तो उन बच्चों के पास जल्दी पहुंच पाएगा। जल्दी पहुंचने का मतलब ये है कि बच्चों को जल्दी, बार बार जब हम कोई बात करते हैं तो बच्चों को जल्दी दिमाग में पढ़नी लाजमी हो जाती है, तो बच्चा जल्दी उससे क्या कैप्चर कर लेता है। 18वें की बात कर लेते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, टॉपिक डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उनको गॉसिपिंग में, गप्पों में मत उलझने दीजिए, इंडल्ज नहीं होने दीजिए गप्पों में। गप्पों में कैसे इंडल्ज होते हैं? जब आपका ध्यान नहीं जाता है, जब आपका टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं रहता है, जब मेथड आप चूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेथड आपके हैं लेज़ी हैं, वो मेथड आपके जो है वीक है, तो तब ही बच्चा गॉसिपिंग में डलेगा। और बच्चों को पेयर ग्रुप्स जब बने हुए होते हैं, फ्रेंड्स बने हुए होते हैं, तो उन्हीं डेस्क पर बैठने, उन्हीं के साथ बैठने की, उन्हीं डेस्क पर बैठने की कोशिश करते हैं जिन पर वो उनके दोस्त बैठे हुए हैं, जो उनको लाइक करते हैं। तो आप उसको रोटेशन वाइज बच्चों को बिठाने की कोशिश कीजिए, और वो गॉसिपिंग, ताकि गॉसिपिंग जो है वो ना कर पाएँ, गप्पे ना हाँक सकें, तो आपका जो पढ़ाने का इंटरेस्ट है वो सभी बच्चों के साथ एक साथ बना रहेगा। 19वें टॉपिक की बात कर लेते हैं, 19वीं लाइन की बात कर लेते हैं कि 19 जो पॉइंट है, 19th पॉइंट में ये बताना देना चाहता हूँ आपको कि जो बच्चों का आप टीच करते हो तो क्या करते हो, उनको जब हम ग्रेडिंग करते हैं, क्लास में ग्रेडिंग होती है एक, उसको साइकोलॉजिकल ग्रेडिंग कहते हैं और एक्टिव ग्रेडिंग कहते हैं।
वो क्या होती है कि आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया, तो आपने उसको उसका रिटर्न कैसे देना है बच्चे को। अगर वीक बच्चा है तो हम उसको रिटर्न देते हैं, हाँ ठीक है बैठ जाओ। अगर बहुत बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हम कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, सभी क्लैपिंग करो। ऐसा नहीं करना है। आपने वीक बच्चा और चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, जब आंसर आ गया तो नहीं भी आया आंसर तभी उसकी प्रेस करनी है, अगर आ गया है तो करनी ही करनी है। तो इक्वली डील करना है बच्चों को, रिमार्क्स देने हैं, ग्रेड साइकोलॉजिकल ग्रेड्स देने हैं, उसी वक्त जो एक्टिव ग्रेड दिए जाते हैं उसी वक्त देने हैं और बहुत पॉजिटिव मैनर में देने हैं। 20th की बात कर लेते हैं। आपने टॉपिक डिलीवर करते वक्त अपनी लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरी लाइफ ऐसी थी, मैं वहाँ गया था, मैंने ये पहना था, मैंने ये खाया था। आपने इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। डिसिप्लिन आउट हो जाएगा, आपकी क्लास इनडिसिप्लिन वे में मैनर में बात करना शुरू कर देगी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है 21st पॉइंट जो है कि आपने कभी भी स्टूडेंट्स को, बच्चों को अपने घर के मामलात जो होते हैं, हमारे घर के जो अफेयर्स होते हैं, उनके बारे में कभी भी बच्चों के साथ बात नहीं करनी है, उनको इंडल्ज नहीं करना है। उनको इररिलेवेंट थिंग्स जो होती हैं, जो ढुकवीं बातें हैं, जो बिल्कुल ढुकवीं नहीं है, मीन्स के रेलेवेंट नहीं है, उन बातों की ओर लेकर के नहीं जाना है। 22nd की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों को रोटेशन करना है। जब बच्चे पीयर ग्रुप में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो वो गप्पे हाँकते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि बिल्कुल भी बच्चों को रोटेशन वाइज बिठाना है। तो इसी के साथ रिलेट है जो पॉइंट कि बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट आपने कम से कम दूसरे तीसरे दिन चेंज करनी ही करनी है, ताकि वो रोटेशन वाइज बैठ सकें और उनको पता चल सके कि आज मैं इसके साथ नहीं बैठ पाऊंगा तो मुझे पढ़ना ही होगा, टॉपिक के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो 23rd की बात कर लेते हैं। आपने कभी भी स्टूडेंट के गलत पोस्चर में बैठे होने को अलाउ नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स जो बैठे होते हैं क्लास में, तो एक दूसरे की पीठ पे बाहें रख के बैठे हुए होते हैं, टेढ़े मेढ़े बैठे हुए होते हैं, सर जोड़ के बैठे हुए होते हैं, टांगें अपनी एक दूसरे की तरफ करके बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे पोस्चर बच्चे के अवॉइड करने हैं। आपने उन बच्चों को एक पोस्चर में बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल डेस्क के आगे बंधे हुए, या पेन कॉपी जो आपने रखी है सामने नोटबुक उसके ऊपर होने चाहिए, और इस पोस्चर में बच्चों को बैठाना होगा, ताकि साइकोलॉजिकल मैनर में वो अटेंटिव होकर अगर बैठेंगे तो आपका टॉपिक इंटरेस्ट लगा करके सुनेंगे और उसका फ्रूटफुली डिसिप्लिन्ड वे में उसका फ़ायदा बच्चे को हो पाएगा। 24th की बात कर लेते हैं कि एक एक्टिव टीचर जो है क्लास में कैसे परफॉर्म करेगा ताकि डिसिप्लिन क्रिएट हो सके। वो हमेशा आपने देखा होगा चौक होता है टीचर के हाथ में, हमारे हाथ में चौक होता है, तो हम क्या करते हैं उससे प्ले करने की कोशिश करते हैं। हम खेल रहे होते हैं इस चौक से, तो अवॉइड करना है इसको। इससे क्या होगा कि बच्चों का ध्यान आपके उस प्लेइंग मेथड पे होगा कि आप कैसे खेल रहे हो, चाक को बार बार कैसे कर रहे हो, तो उनकी अटेंशन भंग होगी, उनका ध्यान भटकेगा। तो आपने कभी भी चौक के साथ खेलना नहीं है। अगर आपने प्रॉपर चौक यूज़ किया है तो उसको प्रॉपर जगह पर रख करके और फिर आगे काम करवाना शुरू करना होगा। इस बात को भी आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 25th की कि आपने सैनिटरी कंडीशन जो है क्लास की उसका ध्यान रखना है। क्लास में साफ़ सफाई होनी चाहिए। अगर क्लास में आपने देखा होगा डस्ट होगी, कचरा फैला होगा, डस्टबिन अपनी जगह पे नहीं होगा, तो बच्चे क्या हैं उन पीसेस के साथ जो पेंसिल के शॉर्प किए हुए टुकड़े हैं, वो कागज़ अगर कोई इधर उधर पड़ा है तो उसको पाँव के साथ, हाथों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्लास में बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्लास में साफ़ सफाई हो, बच्चों का ध्यान इधर उधर ना जाए। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 26 की। तो 26th पॉइंट ये है कि आपने बच्चों को काम करवाने के बाद जो भी आपने लेक्चर डिलीवर किया, जो भी आपने बताया, वो करवाने के बाद बच्चों को एक रीज़नेबल होमवर्क देना है। रीज़नेबल होमवर्क क्या हुआ? बहुत कम होमवर्क। जो क्वेश्चन बनते हैं, जो उसका अभ्यास बनती है, जो उनका क्वेश्चनिंग बनती है, या कोई भी मेथड आप वो फिलअप्स हैं, टिक्स मार्क्स हैं, मैच द कॉलम है, कोई भी आप काम देते हो तो प्रिसाइज होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, वल्गरी नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के ऊपर 10 क्वेश्चन और बना करके दे दिए ऐसे कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने बच्चों को रीजनेबल होमवर्क ही देने की कोशिश करनी है, तभी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और डिसिप्लिन क्रिएट कर पाएंगे। 27th की बात कर लेते हैं। आपने क्लास में
कभी भी चीप पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश नहीं करनी है। बच्चों को ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना। आप ये कहोगे कि बच्चों को नज़दीक नहीं आने देंगे तो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, आपसे प्यार मोहब्बत कैसे होगी बच्चे को। ठीक है, अपनी जगह पर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कहीं कभी भी चीप मीन्स नहीं यूज़ करने। चीप मीन्स क्या होते हैं कि आपने हमेशा से अपने आप की तारीफ़ नहीं करनी है, अपने आप को बढ़ा करके पेश नहीं करना है, कोई ऐसे पॉपुलर अपने आप को करने की कोशिश नहीं करनी है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ। आपने अपने वे में काम करते रहना है, एक कंसिस्टेंट वे में ठीक ढंग से चेन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करते रहना है और अपना काम डिलीवर करते रहना है। आपने फेम और पॉपुलैरिटी के चक्कर में नहीं बढ़ना है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को पता चल पाएगा कि टीचर के अंदर डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन वे में ही बात करनी है, डिसिप्लिन वे में ही अपने आप को प्रेजेंट करना है। 28 की बात कर लेते हैं। जब भी आप टीच कर रहे हो तो आपकी आंखें जो हैं सभी स्टूडेंट्स के ऊपर होनी चाहिए। ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा मैं। कैसे होनी चाहिए कि आपने एक कोने से देखना है दूसरे कोने तक, दूसरे से तीसरे और तीसरे में दोबारा चौथे कोने पे आ जाना है और फिर अपने आप के ऊपर आ जाना, फिर ऊपर देखना है, फिर से पहले कोने में देखना है। ये एक वे है, ये एक ढंग है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को पता चल पाएगा कि अध्यापक मेरी तरफ देखता है, मेरी तरफ ही देख रहा है। आप नोट करो, कभी भी कोई भी अगर आपकी तरफ बार बार देख रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ही देख रहा है, हालांकि वो सभी की तरफ देख रहा होता है, सभी की तरफ सोच रहा होता है कि जी मैंने इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। तो उसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकली कंटेक्ट आंखों का जो है आपके साथ आई टू आई कंटेक्ट हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि आप जो भी डिलीवर कर रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, बहुत आसानी से मानसिक तौर पर बच्चों पर असर करेगा। 29 की बात कर लेते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं, जब पीटी मीट होती है तो बच्चों के हेल्थ के बारे में आपने जो बात करनी है, आप उसके ग्रेडिंग के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो बात करते ही हो, नो डाउट आप करते हो, लेकिन आपने बच्चे के हेल्थ के ऊपर हर बार बात करनी है। आपने बच्चों को कैसा खाना देते हो, बच्चों को चेकअप करवाते हो, उसकी आंखों का करवाया है, दांतों का करवाया है, उसका बॉडी चेकअप करवाया है, उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा रहता है। तो सभी बातें आप पेरेंट्स से करनी पड़ेंगी आपको, तभी पेरेंट्स आपके साथ जुड़ पाएंगे और डिसिप्लिन्ड वे में अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन्ड वे में टेस्ट वगैरह करवा पाएंगे, उनका हेल्थ चेकअप करवा पाएंगे और बच्चा आपकी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा। 30 की बात कर लेते हैं। 30वें नंबर पर जो मैंने यहाँ पर नोट किया आपके लिए वो है कि बच्चों को कभी भी अपना पर्सनल वर्क जो है, काम, पर्सनल वर्क क्या होता है बच्चों का, जैसे वो कोई अपनी चीज़ लेकर के आए हैं, प्रोजेक्ट, किसी और टॉपिक का प्रोजेक्ट जो है निकाल के बैठे हैं, किसी और क्लासरूम, किसी और सब्जेक्ट का काम निकाल करके बैठे हैं, तो वो उनको अवॉइड करना है। उनको कहना है कि इस क्लासरूम में इस टॉपिक के बारे में ही बात होगी और इस ढंग से कहना है, प्रूडेंट वे में कहना है, थोड़ा सियाणप से कहना है। कैसे कि बच्चों दिखाओ क्या है, बहुत अच्छा है भाई, हाँ ऐसा करेंगे, इस काम के बाद इसको भी देखेंगे। मीन्स के बच्चा उस बात को कहीं ना कहीं बाद में भूल जाएगा और अपने क्लास में उसको निकालने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बात कर लें 31 की कि बच्चों को आप अपना पर्सनल काम करने के लिए कभी ना कहें, मेरी चीज़ वहाँ पे रखाओ, मेरी कुर्सी इधर ले आओ, ऐसा करो, मेरा जो वो बैग पड़ा है वो इधर रख लो। ऐसे काम बच्चों को अवॉइड करने हैं, बच्चों को अपना पर्सनल काम नहीं करने देना। आपने खुद अपना काम खुद करना है। इससे क्या होगा, बच्चे देख करके अपना काम खुद करने की ललक उनके मन में आएगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, जिससे डिसिप्लिन क्रिएट होगा। डिसिप्लिन की ये एक रूलिंग है कि आप खुद अपना काम कर रहे हो, खुद, किसी को ना कह करके, तो भी एक डिसिप्लिन में आता है। तो 32 की बात कर लेते हैं कि आपके नेचर में डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए। ये सभी बातों का एक लिस्ट बन गया। डेमोक्रेटिक वे क्या होता है, आपके जो आपकी वाणी है, मैसेज बात डिलीवर करने का ढंग है, बच्चों से बात करने का ढंग है, उनसे क्वेश्चन पूछने का ढंग है, उनको होमवर्क देने का ढंग है, उसमें डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वे क्या होता है, लोकतंत्री, सभी बच्चों को एक जैसा, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट बात कर लेते हैं। तो लास्ट बात ये है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जब भी टीचिंग करनी है तो कोशिश करनी है आपने खड़े होकर के ही टीचिंग करनी है। लेकिन टफ जॉब है। आप अगर आप आधे घंटे का लेक्चर दे रहे हो, आधे घंटे का मेथड, किसी भी मेथड से आप बच्चे को काम करवा रहे हो,
तो ईजी नहीं होगा। लेकिन ये एक डिसिप्लिन वे होता है कि आप खड़े होकर के स्टैंड बाय मोड में आप काम करवा रहे हो। बिल्कुल आपने कोशिश करनी है कि स्टैंड अप होकर के आपने काम करवाओ, ताकि बच्चों का ध्यान जो है आपकी तरफ आकर्षित रहे। अगर आप बैठ जाते हो तो इससे दो बातें होती हैं। एक तो होता है लेजीनेस, आप में काम करने की सुस्ती आती है। दूसरा होता है कि साइकोलॉजिकली आप फिट नहीं रह पाते, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें जो थी, जो पॉइंट थे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थे, मैंने बनाए थे काफ़ी मेहनत करके। और रात 11:40 पर जब मैं ख़त्म कर रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं इसको डिलीवर करूँगा तो जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि वीडियो फिर से लंबी हो गई है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, ये मुझे पूर्ण जो है अंदर से आस है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको शेयर कर जरूर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो है इसको नॉलेज को ग्रैस्प कर पाएँ। तो इस वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।